Hello everyone, my name is Sohan Singh Sarangdeut and I welcome you all on my YouTube channel Social Wisdom JBN। पिछली क्लास में मुझे आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिल रहा है और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से आप लोग अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें और पूरा सहयोग करते रहें। तो आज का जो वीडियो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने देखा था उस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू और साथ साथ फ्रांस की सोसाइटी का स्ट्रक्चर ओल्ड रिजिम के अंदर, और उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे थर्ड स्टेट के लोग परेशान थे, सफ़र कर रहे थे और उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। बेसिकली एक रीज़न उसमें क्या था कि उन्हीं लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था और बाकी जो स्टेट्स थे वो प्रिविलेज थे या फिर उनके पास कई सारे स्पेशल राइट्स थे। आज जो हमारा वीडियो है उसी चीज़ को आगे बढ़ाकर अपन इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। देखिए, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल नाम सुनकर अपने को क्या लगता है कि एक ऐसा स्ट्रगल जो आपको सर्वाइव करने के लिए करना पड़े। सही है। तो यहाँ पे फ्रांस की सोसाइटी में थर्ड स्टेट के लोग स्पेशली ऐसा उनके साथ क्या होता है कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो बेसिकली इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं दरअसल। और अपन फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कहीं ना कहीं ये लोग जब सफ़र करेंगे, जो कि पॉपुलेशन का मेजॉरिटी वाला पोर्शन है, अगर वो लोग सफ़र करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक चीज़ अपने को बेसिकली ये पता भी होती है कि जब हम आराम में होते हैं तब हम लोग कोई बड़ा चेंज करने के इच्छुक नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम दुविधा में हैं, कोई समस्या है हमारे साथ, तो फिर कुछ बड़ा कर गुजरने की हमारे अंदर एक क्षमता होती है और अपन कर जाते हैं। वही चीज़ इन लोगों के साथ में भी होती है। तो इसमें अपने को ये समझना है कि क्या क्या समस्याएं थी जिस वजह से लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। तो उसके लिए बेसिक जो रीजंस यहाँ से शुरू होते हैं वो होते हैं यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो उसमें बहुत तेज़ी से एक इंक्रीज देखने को मिलता है। तो अपन डिस्कस करें डेटा के साथ तो 23 मिलियन 1715 में थी और ये बढ़कर 1789 के अंदर 28 मिलियन हो जाती है। अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या चीज़ें होती है सब। पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि रैपिड इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ फूड ग्रेन्स। लोगों को खाने को चाहिए होता है, जनसंख्या ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी। फूड ग्रेन्स की डिमांड अगर तेज़ी से बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फूड की जो प्राइसेस हैं वो भी तो तेज़ी से बढ़ेगी ना। तो ठीक है, ये दो रीज़न हमने पढ़े। उसके बाद देखिए थर्ड रीज़न पर चलते हैं अपन। यहाँ पे क्या होता है, वर्कर्स के जो वेजेस होते हैं, है ना, वर्कर्स के वेजेस वो यहाँ पर फिक्स्ड होते हैं। मीन्स उनके अंदर इंक्रीमेंट के कोई चांसेस होते नहीं हैं। तो वर्कर्स के वेजेस फिक्स्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो महंगाई चल रही होती है या फिर जो राइज़ है प्राइसेस के अंदर, उसके साथ उनकी सैलरी मैच नहीं हो पाती है, उसकी स्पीड मैच नहीं हो पाती है। मीन्स होना ये चाहिए कि जब चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़नी चाहिए, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाती है। सैलरी इनकी वेजेस इनके फिक्स होते हैं और प्राइसेस बढ़ रही होती है। तो एक ऑब्वियस सी चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि ये सर्वाइव कैसे करेंगे डेफिनेटली। अब यहाँ पर देखिए आगे अपन बात करते हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें भी यहाँ पर ऐसी होती है कि इस सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर देगी। वो क्या होता है यहाँ पर, सब्सिक्वेंट ड्रॉट। मीन्स उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में अपन देखें तो ड्रॉट और हेल की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो हार्वेस्ट होने वाली थी वो हार्वेस्ट रिड्यूस हो गई। और हार्वेस्ट रिड्यूस होगी तो क्या करेगा, ये जो ऑलरेडी एक सिचुएशन चल रही है फूड क्राइसिस की, वो इससे और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगा, उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फूड शॉर्टेज की समस्या इसमें बढ़ जाएगी। साथ साथ जो प्राइसेस हैं वो भी रैपिडली इंक्रीज हो ही रही है, अपन देख पा रहे हैं इसके अंदर। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है ना वो एक सिचुएशन को लीड करेगी और ये सारी सिचुएशन जिसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल 1 मार्क के अंदर या फिर 2 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। उसमें जनरली अपने को 2 ही पॉइंट मेंशन करने होते हैं। तो फर्स्ट तो इसको अपन डिफाइन करेंगे और दूसरा ये कहाँ पर हुआ वो अपन इसको मेंशन कर दें तो अपने को 2 नंबर मिल सकते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, सपोज करें आप जैसे कि अगर हमारे पास खाने के लिए खाना ना हो और रहने के लिए जगह ना हो, शेल्टर ना हो, तो फिर ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि यार हमारा जो जीवन है वही खतरे में पड़ जाएगा, है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पर होती है, लोगों की जो लाइफ है वो ही खतरे में चली गई यहाँ पर। मीन्स आप कह सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड खतरे में पड़ जाते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं।
क्लियर? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। और उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, वो रीजन दरअसल अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। क्लियर? आगे चलते हैं अपन। अब देखिए, हमें थोड़ा सा एक दिमाग में मैप भी लेकर चलना है कि अभी तक चल क्या रहा है इसमें। सोसाइटी कई सारी चीज़ों से सफ़र कर रही है। पहले ही जैसे अपन देख ही चुके थे, यहाँ पर टैक्सेस देने पड़ रहे हैं उनको, साथ साथ एक कुछ नेचुरल कैलामिटी यहाँ पर आ जाती है। ड्रॉट और हेल की वजह से यहाँ पे हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है। फूड शॉर्टेज ऑलरेडी चल रही है। फूड शॉर्टेज है, इसका मतलब उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उस सिचुएशन में अगर उनको सुनने में मिल जाए कि राजा टैक्स बढ़ाने वाला है, तो फिर लोग क्या करेंगे बताएं आप? लोग अपने सारे हथियार लेकर कूद पड़ेंगे सड़कों पर, शहरों में। और वही हुआ था 14 जुलाई 1789 को लोग कूद पड़े शहरों में, है ना, और लोगों ने अटैक कर दिया बेस्टिल पर, तमाम चीज़ें हुई थी। तो उसके पीछे बेसिकली ये सारे रीजंस हैं जो अपने को एग्जाम में मेंशन भी करने होते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि देखिए, लोग रिवोल्यूशन करें, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ नेचुरल फैक्टर्स तो ये हमने देखे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिसको आप क्या बोल सकते हैं, फिलोसॉफीज, आइडियाज़। फिलोसॉफीज एंड आइडियाज़ देने के अंदर यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक नया क्लास उभर के सामने आता है जिसको अपन मिडिल क्लास बोलते हैं, है ना। तो इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन यही पढ़ते हैं कि द इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लासेस, इससे क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस आए। अपन इमेजिन कर सकते हैं, एक तरफ मोनार्की है और साथ साथ क्लर्जी है, और एक तरफ जो है यहाँ पर थर्ड एस्टेट के लोग हैं जो पुअर हैं, हर तरफ से सफ़र कर रहे हैं। बट इन दोनों के बीच में ऐसी क्लास इमर्ज होती है, सामने आती है, जिसको हम लोग मिडिल क्लास कह रहे हैं। और इस मिडिल क्लास की वजह से ही यहाँ पर नए नए चेंजेस आना शुरू होते हैं लोगों के माइंड्स में। वो कैसे? देखिए, मिडिल क्लास कैसे आती है सामने? जैसे मान लें मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट्स कैसे इमर्ज होते हैं? ट्रेड करके इमर्ज होते हैं, है ना। तो ट्रेड के साथ साथ यहाँ पर बिजनेसमैन भी होते हैं जो बिजनेस करके ग्रो होते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। इसमें मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, कई सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर किया करते थे, है ना। तो धीरे धीरे एक यहाँ पर उनकी क्लास भी डेवलप होने लगी। फिर इसमें आते हैं लॉयर्स के साथ साथ इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, है ना। और इन सब के अलावा आप इसमें प्रोफेसर्स कह सकते हैं, टीचर्स कह सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या थे? ज़्यादा एजुकेटेड थे किन लोगों से? जो पीजेंट्स वगैरह थे, लैंडलेस लेबरर्स वगैरह थे, इनसे ज़्यादा एजुकेटेड थे। और ऑब्वियसली जब शिक्षा दिमाग में घुसती है तो आपके दिमाग में आइडियाज़ नए नए आते हैं, और वही आइडियाज़ आपको आगे ले जाने का काम करते हैं। वही हुआ था इनके साथ। अब ये जो पीजेंट्स हैं, इन पीजेंट्स को मोटिवेट करने वाला भी कोई चाहिए, नए नए आइडियाज़ इनको देने वाला कोई चाहिए, है ना। तो यही आइडियाज़ इन लोगों में से ही इनको दिए जाएंगे। और इन मिडिल क्लासेस के अंदर आपको कुछ लोग ऐसे दिखते हैं, या फिर अपन उनको जो है अलग टर्म दे दें, फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स कौन होते हैं? फिलोसोफर्स वो लोग होते हैं जो नए नए आइडियाज़ देते हैं, ऐसे आइडियाज़ जो अब तक किसी ने नहीं दिए होते हैं, वही आइडियाज़ ये प्रपाउंड करते हैं। और इनकी थ्योरीज होती है, पूरी फिलोसॉफीज़ होती है, इनकी पूरी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग होती है, और यही थिंकिंग पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। अभी अपन कुछ इंस्टेंस लेंगे इसके। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन आगे बढ़ें, उससे पहले एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो न्यू मिडिल क्लासेस हैं, न्यू मिडिल क्लासेस सोचते क्या हैं सोसाइटी के बारे में, है ना, वो अपने को यहाँ पर जानना पड़ेगा। देखिए, न्यू मिडिल क्लासेस सोसाइटी के बारे में ये सोचते हैं कि सोसाइटी में किसी भी पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस या फिर स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। बात भी सही है भाई, हर कोई इंसान जन्म लेता है तो वो एक फ्री इंसान के तौर पर जन्म लेता है ना, और उसके पास जन्म के साथ ही बहुत सारे राइट्स उसके साथ जुड़ जाने चाहिए। खैर, ये बात अभी आज अपन सोच रहे हैं, उसके पीछे भी एक कुछ रीज़न है, वो रीज़न भी आपको यही मिलता है। क्योंकि ये जो बात अपन सोचते हैं कि इंसान के जन्म के बाद उसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, ये बात भी अपने को कहीं ना कहीं आज अपन ऑलरेडी उस सिस्टम में है, इसलिए अपन ये बात सोच पा रहे हैं। बट अपन इमेजिन कर सकते हैं कि उस ज़माने के अंदर लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते थे कि क्या इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को अपन बदल भी सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे बदलाव आता है यहाँ पर। न्यू मिडिल क्लासेस यहाँ पर एक लोगों को मोटिवेट करने का काम करती है कि सोसाइटी का जो ये स्ट्रक्चर है इसको अपन बदल सकते हैं। मोनार्की के पास, क्लर्जी के पास, नोबिलिटी के पास जो बर्थ के बेसिस पर राइट्स हैं, इनको अपन ख़त्म कर सकते हैं। मीन्स सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सभी के पास क्या हो, फ्रीडम हो, और सभी के पास इक्वलिटी हो।
साथ साथ यहाँ पर अपन बात करते हैं कि फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, साथ साथ उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। तो इस तरह के आइडियाज़ यहाँ पर नई जो एक मिडिल क्लास है इमर्ज होती है, वो सारे आइडियाज़ इन लोगों को देती है और इन्हीं आइडियाज़ से लोग मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और इन्हीं आइडियाज़ में से अपन कुछ स्पेसिफिक आइडियाज़ को पढ़ने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर, जो है हमारा आइडियाज़ ऑफ फिलोसोफर्स। आइडियाज़ ऑफ फिलोसोफर्स में देखिए बेसिकली अपन यहाँ पर 3 फिलोसोफर्स की जो फिलोसॉफीज़ हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं, उनके जो ग्रेट वर्क्स हैं उनको अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे, साथ साथ उनमें क्या क्या बातें कही गई उन्होंने, क्या उन्होंने आइडियाज़ दिए हैं, क्या सिस्टम उन्होंने यहाँ पर अपने को जो है दिए हैं, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है जॉन लॉक। जॉन लॉक, यहाँ पर जॉन लॉक ने देखिए एक बहुत बड़ा आइडिया दिया था, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी बुक में 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मीन्स इन्होंने इसके अंदर ये कहा, 2 चीज़ें अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। पहला कि हमें डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन को रिफ्यूट करना है। डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन को हमें क्या करना है? रिफ्यूट करना है। सेंस समझना पड़ेगा। रिफ्यूट करने का मतलब होता है यहाँ पर डिसओबे करना। मीन्स जो चीज़ दे रखी है उसको आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, तो कौन सी चीज़ जो उसे अपने को माननी नहीं है वो चीज़ क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन क्या होता है? दरअसल उस ज़माने के अंदर राजा खुद भगवान का अपने आप को क्या मानता था? दूत मानता था, है ना। आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड यू कैन ऑल्सो से, कि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का दूत है, और इसके बदले राजा क्या करेगा? रूल करेगा सोसाइटी के अंदर, और राजा के रूल के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। मीन्स राजा के किसी भी स्टेप को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। इस तरह के जो आइडियाज़ थे वो निकल कर आते हैं कहाँ से? डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन से निकल कर आते हैं, है ना। अब डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को रिफ्यूट करना है, मीन्स डिसओबे करना है, प्लस और क्या हमें रिफ्यूट करना है? एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ द मोनार्क को भी हमें रिफ्यूट करना है। मीन्स यहाँ पर मोनार्क के पास जो एब्सोल्यूट राइट है रूल करने का, उसको भी हमें रिफ्यूट करना है। तो ये 2 बातें कही थी किसके अंदर? 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। तो इसमें यही ध्यान रखना है आपको, पहली चीज़ कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को क्या करना? डिसओबे करना, साथ साथ जो मोनार्क के पास एब्सोल्यूट राइट है उसको भी डिसओबे करना। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्सन के पास सारे राइट्स क्यों? तो उस पर्सन के पास सारे राइट्स होने चाहिए जिसको जनता ने इलेक्ट किया हो। तो आइडिया यहीं से बढ़े हैं और इन्हीं आइडियाज़ को कई सारी कंट्रीज़ ने फॉलो किया। उनके जो गवर्नमेंटल सेटअप है वहाँ पर उन्होंने इनको इनकॉर्पोरेट किया, और आज मॉडर्न गवर्नमेंट का जो सिस्टम हमें देखने को मिलता है, उन सिस्टम्स के अंदर कहीं ना कहीं इन आइडियाज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये आइडिया था जॉन लॉक का। इसके अंदर अपने को दिमाग में रखने का एक तरीका है कि कैसे अपन इसको ना भूलें, उसके लिए अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जॉन लॉक के अंदर आपको लॉक वर्ड सुनाई दे रहा है इसमें। इस लॉक को क्या कर देना है? ट्रीटीज़ के साथ अटैच कर देना है। जो ट्रीटी होती है, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके ऊपर साइन करके अपन क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। मीन्स ट्रीटीज़ को क्या करना है? लॉक करना है। तो ऐसे आप इसको याद रख पाएंगे। तो जब भी 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट आएगा आपके सामने, तब ट्रीटी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? लॉक, मीन्स जॉन लॉक। तो क्या कहा था उन्होंने? 2 बातें कही थी इसके अंदर। पहला, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को रिफ्यूट करना, साथ साथ इसमें और किसको रिफ्यूट करना? एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मीन्स मोनार्क के पास एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होने चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड, अनलिमिटेड पावर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट फिलोसोफर जो है वो रूसो हैं। रूसो ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बहुत शानदार बात कही इन्होंने, और क्या बात कही वो अपन समझते हैं। इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है ना ऐसे बननी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट का जो बेस हो वो बेस किसके ऊपर होना चाहिए? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होना चाहिए। मीन्स गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ना वो लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होगा। मीन्स क्या कहा इन्होंने? गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। बात भी सही है। तो ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक तरफ लोग हैं और दूसरी तरफ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है। देखिए इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर अगर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर लोगों के वेलफेयर के बारे में ना सोचें,
उनके इंटरेस्ट के लिए काम ना करे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। रही बात ये कि इसको अपन याद कैसे रखेंगे। याद रखने का इसका भी बहुत आसान तरीका है। रूसो के पीछे सो प्रोनाउंसिएशन अपने को कैच हो रहा है यहाँ पर, तो सो को अपने को इसमें अटैच करना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। कैसे करेंगे अपन, सोशल का सो और रूसो का सो, इसको आपस में अटैच कर दें, अपना काम हो जाएगा, है ना। तो रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा उन्होंने कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर अगर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोगों को अगर अच्छे से सर्व नहीं करते हैं, इनके वेलफेयर के लिए सर्व नहीं करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स इनको हटाया भी जा सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉन्टेस्क्यू। देखिए, इनका आइडिया भी बहुत बेहतरीन है, शानदार है, और इन्होंने जो मॉडल दिया था वो मॉडल बहुत गजब का है। क्या मॉडल दिया था इन्होंने, क्या बात कही इन्होंने, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ कि इन्होंने लिखा क्या था, इन्होंने लिखा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ध्यान रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। स्पिरिट का मतलब अपन समझते हैं आत्मा, और आत्मा को यहाँ पर अटैच करना है मॉन्टेस्क्यू के साथ। ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा मॉन्टेस्क्यू की आत्मा, आत्मा मीन्स स्पिरिट, तो मॉन्टेस्क्यू का यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो स्पिरिट को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, स्पिरिट को आपको अटैच करना है मॉन्टेस्क्यू की आत्मा के साथ, स्पिरिट के साथ, याद रह जाएगा आराम से। अब रहा सवाल ये कि इन्होंने कहा क्या था इसके अंदर, या फिर क्या आइडिया इन्होंने दिए थे इसके अंदर। तो बड़ा सिंपल है इसके अंदर। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट की जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए, उसका डिवीजन हो जाना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर अगर सारी पावर्स सिर्फ एक पर्सन के पास रहे या फिर सिर्फ एक बॉडी के पास रहेगी, तो वो उन पावर्स का क्या करेगी, मिसयूज करेगी। इसलिए क्या कर देना चाहिए, इस पावर को सेपरेट कर देना चाहिए, इसका डिवीज़न कर देना चाहिए। रही बात डिवीज़न कैसे करेंगे अपन, तो देखिए हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम आप लोग समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को विड्रॉ करके स्टेट गवर्नमेंट को देना, एंड फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर को विड्रॉ करके लोकल गवर्नमेंट को देना। ये फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम के साथ यहाँ पर एक सिस्टम है पावर शेयरिंग का, जिसको आप लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दरअसल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को ही यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले इन्होंने दिया था इस आइडिया को कि गवर्नमेंट की पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, सो दैट ये तीनों ही ऑर्गन्स, पहले तो इनके नाम पढ़ लें अपन। फर्स्ट इसमें आता है एग्जीक्यूटिव, सेकंड इसमें जुडिशरी, एंड थर्ड इसमें लेजिस्लेचर। ऐसा कुछ नहीं, इनका आप सीक्वेंस बदल सकते हैं, फर्स्ट जुडिशरी, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड आप लेजिस्लेचर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट की पावर को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है अलग अलग ऑर्गन्स को कंबाइन करके, उसी तरह से गवर्नमेंट भी फंक्शन करती है इन तीनों ऑर्गन्स को मिलाकर। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने यही कहा था द स्पिरिट ऑफ द लॉज के अंदर, डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर इन तीनों में पावर को शेयर कर दिया जाएगा तो यहाँ पर एक बैलेंस रहेगा। किस चीज़ का बैलेंस रहेगा, बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, ठीक है ना। तो ये आइडिया इन्होंने दिया था, बहुत शानदार आइडिया है, और आज भी हमारी गवर्नमेंट इस तरह से अपन डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं सिविक्स के अंदर, तो फिलहाल ये हिस्ट्री के अंदर आ गया था, अपन इसको डिस्कस कर रहे थे। देखिए नॉट आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है। ये जो मॉडल इन्होंने दिया था द स्पिरिट ऑफ द लॉज के अंदर, मीन्स गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिवीज़न कर देना, इस मॉडल को सबसे पहले यूएसए ने फॉलो किया था, वहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया था, है ना। तो यूएसए ने सबसे पहले इस मॉडल को अप्लाई किया था, ये अपने को ध्यान में रहे। इस मॉडल के साथ साथ जो सिटीजन्स के राइट्स होते हैं उनका, प्लस एक ये जो मॉडल था, इन दोनों को ही यूएसए ने फर्स्टली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इनकॉर्पोरेट किया था। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए आगे क्या है, जो आइडियाज़ हमने अभी तक देखे हैं, इन आइडियाज़ को, ये बात तो अपन मान लेते हैं कि ये आइडियाज़ वाकई रिवोल्यूशनरी थे, और ऐसे आइडियाज़ जिनको लोग सुनेंगे तो ऑब्वियसली मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे। क्योंकि उस ज़माने में आप थोड़ा इमेजिन कर देखें कि सारे राइट्स लोगों के पास में नहीं है, ना तो लोग प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ना उनके पास किसी तरह के राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है उनके पास, किसी तरह का उनके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लोग सफ़र ही कर रहे हैं उनमें, है ना, उनको टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन अगर उनके सामने इस तरह के आइडियाज़ आते हैं
तो उनको एकदम से लगेगा कि यार हमें कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। कुछ तो इन आइडियाज़ ने काम किया और कुछ जो नेचुरल चीज़ें अपन देख चुके हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस के अंदर, है ना, तो ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। साथ साथ यहाँ पर अपन कहते हैं ना कि एक आग लगाने के लिए चिंगारी काफ़ी है, तो उसके अंदर यहाँ पर अपन देखते हैं कि राजा ने जब टैक्सेस बढ़ाने की बात की, हमने इससे पहले वाले जो वीडियो के अंदर देखा था कि राजा को अब क्या करना पड़ेगा, ट्रेजरी खाली हो गई है, ट्रेजरी को फिल करने के लिए या फिर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उसको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब ये टैक्स बढ़ाने वाली बात जब लोगों के दिमाग में पहुंचेगी तो सारी चीज़ें मिलकर उनको एक फाइनल रिवोल्यूशन करने के लिए उकसा देगी, और वही होता है। अब इन सारे आइडियाज़ को लगभग पूरे फ्रांस में डिस्कस किया गया, बहुत वाइडली डिस्कस किया गया, इंटेंसिवली डिस्कस किया गया, लगभग हर जगह पर। एक चीज़ अपन ना भूलें इसके अंदर कि फ्रांस की सोसाइटी में उस समय इलिटरेट पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा था। मीन्स असाक्षर लोग ज़्यादा थे वहाँ पर, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, और नहीं पढ़े लिखे हुए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो उनके साथ क्या होता था, दरअसल देखिए इन आइडियाज़ को कहाँ डिस्कस करते थे, जैसे कि सलोन्स के अंदर, टी कॉफ़ी शॉप्स के अंदर, है ना, तो वहाँ पर इनको डिस्कस किया जाता। जहाँ पर भी लोग मिलते इन आइडियाज़ को जो है डिस्कस करते और डिबेट करते कि ये इस तरह के आइडियाज़ क्या हमें फॉलो करने चाहिए, है ना, और उसके ऊपर वो काम करते। फिर आगे अपन बात करते कि जो इलिटरेट मासेस हैं, है ना, जो निरक्षर हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उस ज़माने में, उन लोगों को भी कई सारे लोग जो पढ़ना लिखना जानते थे वो लोग लाउडली इन चीज़ों को पढ़कर और फिर उनको सुनाते थे। और ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही थी न्यूज़पेपर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, है ना। तो अब जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं वो लोग इनको लाउडली पढ़ते, और जो लोग नहीं पढ़ना लिखना जानते, जिनको जो इलिटरेट थे, वो लोग इनको सिर्फ सुनते और सुनने से उनका काम हो जाता। तो अब ये सारी चीज़ें इन लोगों को बदलने लगती है, लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं कि बोले यस वी कैन ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मीन्स वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। और फिर यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलना शुरू होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि देखिए ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपके एक वहीं पर पेज पर एक सोर्स दे रखा है, सोर्स ए। सोर्स ए से क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली एनटीएससी के अंदर जब क्वेश्चन बने तो मोस्टली उनके लिए फेवरेबल जो पोर्शन होता है बुक का वो सोर्स से ही होता है मोस्टली। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में से पूछे, पूरी बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट फिर भी सोर्स ए के अंदर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ अभी, तो आप ट्राई करिए, है ना। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, एन इंग्लिश मैन ट्रेवल्ड थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर्स फ्रॉम 1787 to 1789 and wrote detailed descriptions of his journeys। क्या कहा गया इसके अंदर कि एक इंग्लिशमैन है जिसने फ्रांस में ट्रेवल किया था 1787 से लेकर 1789 के बीच में, और उसने फिर उसके बाद अपनी खुद की जर्नी का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा उसमें। और आपको क्या बताना है कि वो इंग्लिशमैन कौन है इन ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑर्थर यूंग, जॉर्जेस डेंटन, एरिक टोड, और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बड़ा क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, ऑर्थर यंग। तो ये इंग्लिश मैन है जो 1787 से 1789 के बीच में इन्होंने फ्रांस में ट्रेवल किया था और उन्होंने वहाँ खुद की जर्नी का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा था। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एनटीएससी के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आज इस पूरी क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो उसी से संबंधित हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आए हैं क्वेश्चन बॉक्स के अंदर। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज विच लेड टू पीपल टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इन ओल्ड रिजीम। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं जिन्होंने लोगों को स्ट्रगल करवाया, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। मीन्स ये तमाम जो अपन ने अभी यहाँ पर कॉजेज देखे हैं, रीजंस देखे हैं, जिनकी वजह से लोगों को सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और उसी को अपन क्या कह रहे थे यहाँ पे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कह रहे थे। क्लियर। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से दे पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन, व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। बड़ा सिंपल आंसर है इसका, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो भी अगर आपके खतरे में पड़ जाए, तो उसी सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। मीन्स खाने को फूड नहीं है, ऑब्वियसली नहीं था लोगों के पास, रहने को जगह नहीं है, ऑब्वियसली जब लोग बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होगी तो पॉपुलेशन का एक शिफ्ट भी था शहरों की तरफ,
बहुत सारे लोग उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। और इसी को अपन कुछ चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि जैसे कि अपन रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर भी देखेंगे, अपन हिटलर वाले चैप्टर में भी देखेंगे। चलिए इसके अंदर फिर थर्ड है क्वेश्चन, व्हाट वर द आइडियल्स गिवन बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स। अब ये भी क्वेश्चन जो है अभी अपन ने जस्ट पढ़ लिया है पूरा कि डिफरेंट फिलोसोफर्स ने डिफरेंट आइडियाज़ जो दिए थे उन्हीं के बारे में आपको चीज़ें बतानी है इसके अंदर। तो हमने आइडियाज़ जॉन लॉक के पढ़े, रूसो के पढ़े, मॉन्टेस्क्यू के पढ़े। याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया, ट्रीटीज़ को लॉक कर दो, सो से रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, और मॉन्टेस्क्यू का मैंने आपको बताया स्पिरिट, तो मॉन्टेस्क्यू की आत्मा, आप इसको याद रख सकते हैं। तीनों चीज़ें हमने पढ़ी, इन तीनों के अंदर फिर इन्होंने क्या क्या आइडियाज़ दिए थे वो हमने पढ़े, इनके मॉडल को हमने देखा। तो ये आज का हमारा पूरा जो है वीडियो कंप्लीट हुआ। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना समय निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।